तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट के ई क्लासेस चैनल पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल एरिया के बारे में, जिसमें मैंने आपको बल्वा के बारे में पढ़ाया था। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल फीमेल जेनिटल एरिया के बारे में। ठीक, तो इंटरनल फीमेल जेनिटल एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, तो एक छोटे से डायग्राम जो कि मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनल पार्ट में हम क्या क्या स्टडी करते हैं। तो इंटरनल पार्ट में सबसे पहले जो ऑर्गन पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है यूट्रस। कौन सा ऑर्गन? यूट्रस। यूट्रस एक इंटरनल जेनिटल एरिया का पार्ट है। सेकंड, फैलोपियन ट्यूब। तीसरा जो ऑर्गन है वो है ओवरी, और फोर्थ है वेजाइनल कैनाल। क्या? वेजाइनल कैनाल या वेजाइन। तो ये सभी चारों पार्ट यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, वेजाइनल कैनाल या वेजाइना, ये सभी पार्ट इंटरनल फीमेल जेनिटल एरिया में हम स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो इसमें पहला ऑर्गन है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है यूट्रस। कौन सा? यूट्रस। तो जो यूट्रस है वो क्या है? यूट्रस एक ऐसा ऑर्गन है फीमेल जेनिटल एरिया का, या हम कहें इंटरनल फीमेल जेनिटल एरिया का एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एज ए शेल्टर वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है ये? एज ए शेल्टर। शेल्टर मीन्स क्या होता है? रहने का स्थान। क्या? रहने का स्थान। रहने का स्थान किसका? फीटस का। किसका? फीटस का। तो जो फीटस है उसके लिए रहने का स्थान या शेल्टर प्रोवाइड हमारा यूट्रस करता है। ठीक, जो यूट्रस है इसको हम मेट्रा या बॉम या हिस्टेरा, इन तीन नामों से और जानते हैं। जो यूट्रस है उसको हम तीन नामों से कौन कौन से जानते हैं? एक मेट्रा, एक बॉम और एक हिस्टेरा। ये तीनों ही नाम यूट्रस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट में इन्फ्लामेशन हो जाए यूट्रस का, तो उसकी जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा मेट्राइटिस। इट मींस इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस। माने यूट्रस के अंदर इन्फ्लामेशन का हो जाना ही क्या कहलाता है? मेट्राइटिस। ऐसे ही जो हिस्ट्रा वर्ड है वो कैसे यूज कर सकते हैं हम? जो हिस्ट्रा वर्ड है वो यूज किया जाता है जब हम रिमूवल ऑफ यूट्रस करते हैं। रिमूवल ऑफ यूट्रस को हम क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टमी। क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी है वो क्या है? एक सर्जिकल प्रोसीजर है। क्या है ये? एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर हम यूट्रस को सर्जरी करके बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? यूट्रस को सर्जरी करके एक्सपेल्ड आउट करते हैं या हम बाहर निकाल देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? हिस्टेरेक्टमी। क्या कह देते हैं? हिस्टेरेक्टमी। तो आपको क्लियर हो गया तीन चीज, मेट्रा, बॉम या हिस्ट्रा, ये यूट्रस के सिनोनिम है या हम अदर नेम कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूट्रस की डेफिनेशन के बारे में। इसके बारे में डेफिनेशन, अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है यूट्रस की तो वो क्या होता है? तो यूट्रस इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। क्या है ये? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हॉलो मीन्स होता है खोखला, मस्कुलर माने मांसपेशियों से बना हुआ, ऑर्गन मीन्स एक अंग है जो कि पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पेल्विक कैविटी में। इट इज प्रेजेंट इन पेल्विक कैविटी। कहाँ होता है ये? पेल्विक कैविटी। ठीक, इन बिटवीन द रेक्टम and
यूरिनरी ब्लैडर। तो पेल्विक कैविटी में रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में ये ऑर्गन स्थित होता है, इसे हम यूट्रस कहते हैं। क्लियर? तो आपको इसकी लोकेशन और इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। क्या है ये? एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, एक खोखला मसल्स का बना हुआ एक ऑर्गन है जो कि पेल्विक कैविटी में, कहाँ? पेल्विक कैविटी में बिटवीन द रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर ये पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद में अब हम बात करेंगे जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका वेट कितना होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है। तो यानी फीचर्स ऑफ यूट्रस या स्पेशल फीचर्स ऑफ यूट्रस। तो इन स्पेशल फीचर्स में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी लेंथ के बारे में। इसके बारे में, लेंथ के बारे में। तो लंबाई कितनी होती है? तो यूट्रस की लंबाई होती है 7.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है यूट्रस की लंबाई? 7.5 सेंटीमीटर। तो 7.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है एंड 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और 2.5 माने 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ये करेक्ट इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। क्लियर? अगर कोई आपसे किसी को इंच में पूछता है, क्या में? इंचेस में, तो ये इंच में हो जाएगा 3 × 2 × 1 इंच। क्लियर? यूट्रस का अगर डायमेंशन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में तो डायमेंशन रहेगा 7.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर। अगर इंचेस में पूछा जाए यही वैल्यू को तो 3 × 2 × 1। क्लियर? चलिए, अब उसके बाद में बात आती है इसके वेट की। वेट की, तो इसका वेट होता है, नॉर्मल जो वेट है इसका, सामान्य वजन, वो होता है लगभग 60 ग्राम। ये 60 ग्राम वेट कब होता है? ये होता है नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में। किसके अंदर होता है? नॉन प्रेग्नेंट। किसमें है ये? नॉन प्रेग्नेंट, माने ऐसी फीमेल जो गर्भावस्था में नहीं। अगर कोई भी फीमेल गर्भावस्था की स्थिति में होती है तो उस समय इस यूट्रस का वजन बढ़ जाता है। कितना हो जाता है बढ़ करके? इस यूट्रस का वजन इन प्रेगनेंसी लगभग 900 से लेकर के 1000 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है? लगभग 900 से लेकर के 1000 ग्राम। क्लियर? ये तो बात हो गई आपके यूट्रस का वजन जो कि नॉर्मली है 60 ग्राम। अगर आपको कोई वैल्यू देकर के पूछे कि इसका यूट्रस का वजन कितना होता है, मतलब अप्रॉक्स एवरेज पूछे, तो एवरेज इसका वजन होता है लगभग 50 से लेकर के 80 ग्राम। कितना होता है एवरेज में? ये एवरेज वैल्यू है, एवरेज। ये एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 50 से लेकर के 80 ग्राम एवरेज वेट होता है एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल यूट्रस। क्लियर? फिर बात आती है प्रेगनेंसी की। तो इन द कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी माने गर्भावस्था। ये गर्भावस्था मीन्स क्या होता है? जब कोई फीमेल गर्भ को धारण कर लेती है, इट मीन्स यूट्रस के अंदर जब फीटस डेवलप हो रहा होता है तो उस समय 900 से लेकर के 1000 ग्राम तक वजन यूट्रस का बढ़ जाता है। क्लियर? चलिए, उसके बाद में जो लंबाई है, ये हमने जो लंबाई पढ़ी है ये भी किसकी पढ़ी है? इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की। किसकी पढ़ी है? नॉन प्रेग्नेंट वुमेन की या नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की ही ये लंबाई, और हमने ये वेट 60 ग्राम पढ़ा है। अब बात आती है कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी की स्थिति में लंबाई पर क्या इफेक्ट पड़ता है? भाई नॉर्मल लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर × 2.5 सेंटीमीटर। इंचेस में बात करें तो 3 × 2 × 1 इंचेस। ठीक? लेकिन होता क्या है इन प्रेगनेंसी, माने प्रेगनेंसी के केस में यूट्रस के अंदर हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया मीन्स माने उसकी नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होती है और साइज ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होता है। यानी जो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनकी मोटाई भी बढ़ती है और उनका नंबर भी बढ़ता है, मतलब उनकी संख्या भी बढ़ती है, जिसके कारण प्रेगनेंसी में जो यूट्रस की लंबाई चौड़ाई है, इट मीन्स डायमेंशन है या लंबाई है,
तो वो यूट्रस की लंबाई लगभग 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5 टाइम्स इंक्रीज। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। इन प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट यूट्रस के अंदर जो लंबाई है वो 5 गुना यानी 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो ये कितनी हो जाएगी? लगभग 5 टाइम्स। अगर हम इसको इंक्रीज करें तो 7.5 इंटू अगर हम 5 करें तो लगभग कितना आएगा? 35 टू 40 सेंटीमीटर। लगभग कितना? 35 टू 40 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अब आता है इसकी पोजीशन के बारे में। क्या पोजीशन? माने यूट्रस लोकेटेड कहाँ होता है और किस तरीके से होता है ये तो हम डिस्कस कर चुके कि यूट्रस की लोकेशन होती है पेल्विक कैविटी में। अब बात आती है इसकी पोजीशन क्या है। पोजीशन मींस माने किस तरीके से या किस डायरेक्शन में ये लोकेटेड होता है। उसकी दो पोजीशन होती है, एक एंटीवर्टेड और एक पोजीशन होती है एंटी फ्लेक्स। तो दो पोजीशन कौन कौन सी है? एक पोजीशन है एंटीवर्टेड और एक होती है एंटी फ्लेक्स पोजीशन। एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स का यहाँ पर क्या मतलब है? एंटीवर्टेड का मतलब है यूट्रस का 90 डिग्री का एंगल विद वजाइना। इसके साथ में यूट्रस का एंगल विद वजाइना, यानी वजाइना के साथ में यूट्रस का एंगल 90 डिग्री यानी 90 डिग्री माना जाता है। इसी को हम एंटीवर्टेड पोजीशन कहते हैं। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट है एंटी फ्लेक्स पोजीशन। ये एंटी फ्लेक्स पोजीशन क्या है? ये ऐसी पोजीशन है जिसमें 120 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन ये एंगल होता है यूट्रस का विद बॉडी या हम कहें ऑन बॉडी। माने फीमेल की खुद की बॉडी से यूट्रस का जो एंगल है वो बनता है 120 डिग्री। उसी को हम एंटी फ्लेक्स पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी फ्लेक्स पोजीशन। क्लियर? तो दोनों को मैं एक बार फिर से बता देता हूं, एंटीवर्टेड और एंटी फ्लेक्स। एंटीवर्टेड पोजीशन का मतलब हो गया यूट्रस का एंगल फीमेल की वजाइना से कितना है, तो वो है 90 डिग्री। और एंटी फ्लेक्स पोजीशन का मतलब हो गया एंगल ऑफ यूट्रस विद ऑन बॉडी, माने खुद की फीमेल की खुद की बॉडी से उसका कितना एंगल बन रहा है यूट्रस का, तो वो बनता है लगभग 120 डिग्री। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारे यूट्रस की पोजीशन की। किसकी बात करी अभी हमने? पोजीशन की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यूट्रस के पार्ट्स की। क्लियर? अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट आपको लगता है तो। अब बात करते हैं हम पार्ट्स की। पार्ट्स ऑफ यूट्रस, माने यूट्रस के कौन कौन से हिस्से होते हैं या कौन कौन से पार्ट हैं। तो जो यूट्रस है उसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है यूट्रस को? 3 पार्ट्स। अब वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? वो 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कॉर्पस। पहला पार्ट कौन सा कहा गया है? कॉर्पस। दूसरा पार्ट होता है इस्थमस। कौन सा? इस्थमस। और तीसरा पार्ट होता है सर्विक्स। कौन सा? सर्विक्स। यहाँ तक आपको क्लियर है? जो यूट्रस है उसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? कॉर्पस, इस्थमस और सर्विक्स। जो कॉर्पस है उसको भी फर्दर आगे चल के 2 पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट होता है फंडस और एक पार्ट होता है बॉडी कैविटी। कौन सा? बॉडी कैविटी। तो जरा आप थोड़ा सा इस डायग्राम पे भी ध्यान दीजिए। इस डायग्राम में मैंने दिखाने की कोशिश की है जो ऊपर वाला पार्ट है, जो कि डोम शेप एरिया है, उसको हम फंडस कहते हैं। उसके बाद में आपको ये बड़ा सा जो पार्ट बीच का दिखाई दे रहा होगा, इसे हम क्या कहते हैं? बॉडी पार्ट। और उसके अलावा एक नीचे की तरफ एक नैरो एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम कहते हैं सर्विक्स। तो यही 3 एरिया, और हम फर्दर कहें ये 4 एरिया हमारे यूट्रस के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक कॉर्पस जिसमें 2 पार्ट आते हैं, फंडस और बॉडी कैविटी। दूसरा इस्थमस और तीसरा है सर्विक्स। क्लियर?
तो अब एक एक करके हम सब पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है फंडस की। तो ये फंडस पार्ट क्या है? जो फंडस पार्ट है वो एक डोम शेप एरिया होता है। फंडस पार्ट क्या है? एक, मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं। फंडस क्या है? एक डोम शेप एरिया है। क्या है ये? एक डोम शेप एरिया है। ये डोम शेप एरिया आप देख रहे होंगे इस तरीके से यूट्रस में एक एरिया प्रेजेंट है, ये वाला। इस एरिया को हम कहते हैं फंडस। क्या कहते हैं? फंडस। इस फंडस एरिया के दोनों तरफ क्या है? फेलोपियन ट्यूब है। क्या है? फेलोपियन ट्यूब। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जहां पर फेलोपियन ट्यूब ओपन हो रही है उस एरिया से ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हमने कहा है फंडस। क्या कहा है हमने इसे? फंडस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, ये एक डोम शेप एरिया होता है। और दूसरा पॉइंट जो कि इसका खास है वो क्या है? इट प्रेजेंट एबव द ओपनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब। माने फैलोपियन ट्यूब जहां यूट्रस में खुलती है उससे जस्ट ऊपर वाला ये पार्ट होता है। क्लियर? फिर बात आती है इसकी लेंथ की। तो जो फंडस है इसकी लेंथ होती है लगभग 1.5 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ कितनी होती है? 1.5 सेंटीमीटर। इस लेंथ को आप याद रखना। मैंने आपको बताया था कि यूट्रस की जो कंप्लीट लेंथ है वो होती है लगभग 7.5 से 8 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 7.5 से 8, जिसमें से फंडस की लंबाई होती है लगभग 1.5 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर। चलिए अब उसके बाद में हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी। क्या कहते हैं उसे हम? बॉडी कैविटी। सेकंड, तो ये बॉडी कैविटी क्या है? ये स्पेशल पार्ट है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन या आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो इम्प्लांटेशन होता है वो इम्प्लांटेशन बॉडी पार्ट के अंदर होता है। कहाँ होता है इम्प्लांटेशन? बॉडी पार्ट में। तो हम यहाँ पर इसकी एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। जो बॉडी पार्ट है वो क्या है? एक लार्जेस्ट पार्ट है यूट्रस। क्या है ये? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस का सबसे बड़ा हिस्सा। क्या है ये? यूट्रस का सबसे बड़ा हिस्सा है। दूसरा पॉइंट, फॉर इम्प्लांटेशन इसकी रिक्वायरमेंट होती है। माने इम्प्लांटेशन के लिए जो बॉडी पार्ट है वो जरूरी होता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन जो होता है वो बॉडी पार्ट के पास होता है, यानी बॉडी पार्ट में ही होता है। ठीक है? उसके बाद में बात आती है इसकी लेंथ की। जिसकी जो लेंथ है वो होती है लगभग 3.5 से 4 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है? 3.5 से 4 सेंटीमीटर। 3.5 to 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है आपको? चलिए अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो अगला पार्ट है इसका सेकंड पार्ट या हम कह सकते हैं थर्ड पार्ट यूट्रस का, जिसका नाम होता है स्टमस। क्या नाम है इसका? स्टमस। ये स्टमस क्या है? ये एक नैरो पार्ट है। स्टमस क्या है? एक नैरो पार्ट होता है जो जस्ट एबव द सर्विक्स पाया जाता है। माने सर्विक्स के जस्ट ऊपर की तरफ एक नैरो पार्ट होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक नैरो पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्टमस। ठीक है? तो स्टमस क्या है? ए नैरो पार्ट प्रेजेंट जस्ट एबव द सर्विक्स। माने सर्विक्स से जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर एक नैरो पार्ट होता है जिसे हम स्टमस कहते हैं, जिसकी लंबाई होती है लगभग 0.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है इसकी लंबाई? 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? ये यूट्रस का सबसे लोएस्ट पार्ट है, सबसे निचला हिस्सा है, जो कि नेक ऑफ यूट्रस कहलाता है। नेक ऑफ यूट्रस कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? नेक ऑफ यूट्रस। यूट्रस
की गर्दन, क्या कहते हैं इसे? यूट्रस की गर्दन या नेक ऑफ यूट्रस इसे कहा जाता है। तो एक नैरो पार्ट होता है, लोएस्ट पार्ट होता है, काय का? यूट्रस का लोएस्ट पार्ट होता है। और तीसरी इसकी खासियत है, इट लाई बिटवीन बॉडी एंड, या हम कह सकते हैं बॉडी का और नीचे वाला पार्ट, स्टमक एंड वेजाइनल कैनाल, माने वेजाइनल कैनाल और स्टमक के बीच में पाया जाने वाला हिस्सा है। किसके बीच में पाया जाता है? ये स्टमक और वेजाइनल कैनाल या वजाना के बीच में पाया जाने वाला एक हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, जो सर्विक्स है वो प्रोट्रूज होता है इसमें, वेजाइना में, प्रोट्रूज इन वेजाइना। तो आप देख सकते हैं इधर इस डायग्राम में देख सकते हैं, या एक मैं डायग्राम अलग से बना ही देता हूँ। ये मानिए यूट्रस है, तो जो यूट्रस है वो वेजाइनल कैनाल, ये क्या बना दिया मैंने? वेजाइनल कैनाल। तो इस वेजाइनल कैनाल के अंदर इस तरीके से ये धसा हुआ होता है, इट मींस प्रोट्रूज होता है, धसा हुआ। क्लियर? चलिए उसके बाद में अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यूट्रस के स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस के बारे में। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? स्ट्रक्चर मीन्स होता है संरचना, माने यूट्रस के अंदर कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, कौन कौन सी टिश्यू से वो बनी हुई होती है। तो जो यूट्रस है उसके अंदर बेसिकली 3 लेयर्स पाई जाती है। कितनी लेयर पाई जाती है यूट्रस के अंदर? 3 लेयर पाई जाती है। तो वो 3 लेयर कौन कौन सी है? सबसे पहली लेयर होती है फर्स्ट लेयर, जिसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। दूसरी लेयर है मायोमेट्रियम। कौन सी है? मायोमेट्रियम। और तीसरी है एंडोमेट्रियम। हमेशा याद रखना, हार्ट की लेयर और यूट्रस दोनों में कंफ्यूजन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम तीनों ही लेयर हार्ट की होती है। ऐसे ही पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम ये किसकी लेयर है? यूट्रस की। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जो यूट्रस है उसका अदर नेम होता है या सिनोनिम होता है मेट्रा। क्या नाम होता है? मेट्रा। तो इसीलिए पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम तीनों ही किसकी लेयर है? यूट्रस की। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। तो जो पेरीमेट्रियम है वो क्या है? आउटर लेयर होती है, ध्यान रखना। कौन सी लेयर है ये? आउटर लेयर। तो मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, इस डायग्राम में भी दिखाने की कोशिश की है कि जो आउटर लेयर है यूट्रस की उसे हम क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। उसके बाद में जो सेकंड लेयर है जिसको हम मिडिल लेयर कहते हैं वो होती है मायोमेट्रियम। और अंदर वाली जो लेयर है सबसे इनर लेयर उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम क्या है? इनर लेयर। तो पेरीमेट्रियम आउटर, मायोमेट्रियम मिडिल और एंडोमेट्रियम इज ए इनर लेयर ऑफ यूट्रस। ठीक, एक एक करके हम इन सभी पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली लेयर है पेरीमेट्रियम। कौन सी लेयर है? पेरीमेट्रियम। तो ये एक आउटर लेयर होती है यूट्रस की। क्या होती है ये एक आउटर लेयर होती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है ये एक सीरस मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है ये एक सीरस मेम्ब्रेन होती है। सीरस मेम्ब्रेन हम किन्हें कहते हैं? जो फ्लूइड सीक्रेट करती है, यानी फ्लूइड सीक्रेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, जो सीरस मेम्ब्रेन है उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लूइड सीक्रेटिंग मेम्ब्रेन। तो ये क्या करती है? फ्लूइड सीक्रेट करती है। पेरीमेट्रियम एक आउटर लेयर होती है। ठीक है, उसके बाद में जो पेरीमेट्रियम है वो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली, इधर एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली एक फोल्ड बनाती है
या हम कह सकते हैं पाउच बनाती हैं। क्या बनाती हैं? फोल्ड या पाउच। तो एंटीरियर जो पाउच होता है उसे हम कहते हैं वेसाइको यूटेराइन पाउच। क्या कहते हैं इसे? जो एंटीरियरली फोल्ड या पाउच पाया जाता है उसे हम वेसाइको यूट्राइन पाउच कहते हैं। और वेसाइको यूट्राइन पाउच प्रेजेंट होता है इन बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूट्रस। माने यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर दोनों के सामने, माने यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर दोनों के सामने, इनके बीच में, हम कहें इनके बीच में, यूट्रस के सामने यूरिनरी ब्लैडर के पीछे की तरफ एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उसे हम वेसाइको यूट्राइन पाउच कहते हैं, जो कि फोल्ड होता है पेरीमेट्रियम। क्लियर? चलिए, उसके बाद में पोस्टीरियरली पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ एक और पाउच बनाती है जिसका नाम होता है रेक्टो यूटेराइन पाउच। ये रेक्टो यूटेराइन पाउच क्या है? ये नाम से क्लियर हो रहा है, रेक्टो यूटेराइन माने रेक्टस और यूट्रस के बीच में। किसके बीच में? रेक्टम एंड यूट्रस के बीच में, रेक्टम और यूट्रस के बीच में रेक्टो यूटेराइन पाउच पाया जाता है। जो रेक्टो यूटेराइन पाउच है इसका अदर नेम भी होता है, इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं पाउच ऑफ डगलस। क्या कहते हैं इसे? पाउच ऑफ डगलस। ठीक है? और इसका तीसरा नाम भी है कल डे सैक। क्या कहते हैं इसे? तीसरा नाम क्या है? कल डे सैक। अब ये कल डे सैक मैंने आपको क्यों बताया? वो इसलिए बताया क्योंकि कल डे सैक के अंदर हम फ्लूइड एस्पायरेट करते हैं। क्या करते हैं इसमें से? हम फ्लूइड एस्पायरेट। ये फ्लूइड एस्पायरेट क्यों करते हैं? इस फ्लूइड को एक्सपायरेट करने से हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता चलता है। ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है प्रेगनेंसी या इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस। अगर किसी महिला में या किसी फीमेल में यूट्रस के अलावा कहीं भी, माने जैसे यूट्रस का ये पार्ट है फंडस बॉडी सर्विक्स, इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी के पास में, एब्डोमिनल कैविटी में, माने अदर देन यूट्रस कहीं भी अगर कोई प्रेगनेंसी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता करने के लिए हम कल डे सैक से, माने रेक्टो यूट्राइन पाउच से हम एक फ्लूइड एक्सपायरेट करते हैं, उसे हम कल डे सेंटेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? कल डे सेंटेसिस। क्या कहते हैं उस प्रोसीजर को? कल डे सेंटेसिस। एक प्रोसीजर है कल डे सेंटेसिस जिसके द्वारा हम फ्लूइड एक्सपायरेट करते हैं और फ्लूइड एक्सपायरेट करके हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता करते हैं। क्लियर? चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है, सेकंड जो लेयर है उसका नाम है मायोमेट्रियम। क्या नाम है उसका? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम ये है सेकंड लेयर, यानी यूट्रस की सेकंड लेयर होती है। ये सेकंड लेयर ऑफ यूट्रस, या इसको हम मिडिल लेयर भी कहते हैं क्योंकि ये बीच में पाई जाती है। ठीक? नेक्स्ट, ये थिकेस्ट लेयर होती है। जो यूट्रस है उसकी सबसे थिक, सबसे मोटी लेयर होती है, क्योंकि इसके अंदर 3 तरह की मसल्स पाई जाती हैं, जिसमें से सबसे पहली वाली मसल है लॉन्गिट्यूडिनल, दूसरी है इंटरलैकिंग मसल, और तीसरी है सर्कुलर मसल। तो ये 3 तरह की मसल्स इसके अंदर पाई जाती हैं। कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूडिनल, इंटरलैकिंग और सर्कुलर मसल। ये तीनों ही तरह की मसल, तीनों ही टाइप्स की मसल हमारे यूट्रस में होती हैं और ये यूट्रस के अंदर स्पेशल वर्क करती हैं। ठीक है?
जो मायोमेट्रियम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है, जो एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे इससे जरूर क्वेश्चन बनता है। तो मायोमेट्रियम की जो मसल्स हैं, मायोमेट्रियम की मसल्स, इसके पैटर्न को हम फिगर ऑफ 8 मसल्स या फिगर ऑफ 8 मसल्स भी कहते हैं। फिगर ऑफ 8 मसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो मसल्स हैं वो 8 के फिगर की तरह, माने गिनती का जो 8 का अक्षर होता है उसकी तरह होती है ये। तो इस तरीके से फिगर ऑफ 8 मसल्स अरेंज होती हैं। ये फिगर ऑफ 8 मसल्स को हम लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस। तो जो फिगर ऑफ 8 मसल हमने बनाई है इसके अंदर बीच में क्या है? ये यूट्राइन आर्टरी है। क्या है ये? यूट्राइन आर्टरी। तो ये फिगर ऑफ 8 की जो मैकेनिज्म है, इसका जो बेनिफिट है वो क्या है? तो आपको एक मैकेनिज्म के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जो फिगर ऑफ 8 मसल है वो क्या है या उनकी मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म, तो जो फिगर ऑफ 8 मसल है उनको हम क्या कहते हैं? लिविंग लाइगेचर। माने यूट्रस के अंदर जो लिविंग लाइगेचर है, माने ब्लड सप्लाई, या हम कह सकते हैं कि यूट्रस को जिंदा रखने के लिए ये जरूरी होती है। तो लिविंग लाइगेचर में ये होने की वजह से आफ्टर या ड्यूरिंग लेबर या डिलीवरी इनमें क्या होता है? ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। यूट्रस के अंदर क्या होता है? ऑक्सीटोसिन इज रिलीज। तो ऑक्सीटोसिन जैसे ही रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होने की वजह से जो फिगर ऑफ 8 मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, और जैसे ही फिगर ऑफ 8 मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उसकी वजह से क्या होगा? यूटेराइन आर्टरी इज कॉन्ट्रैक्ट। इससे क्या होगा? यूट्राइन आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे ही यूट्राइन आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, और ब्लीडिंग स्टॉप होने को ही हम क्या कहते हैं? प्रिवेंट PPH। PPH मीन्स होता है पोस्ट पार्टम हेमरेज। क्या? पोस्ट पार्टम हेमरेज। ये पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब आफ्टर द डिलीवरी होने वाली ब्लीडिंग, पर वजाइनली ब्लीडिंग, उसे हम PPH कहते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है ये क्या है, एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। इस मैकेनिज्म में मैंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से नेचुरल तरीके से या नॉर्मली हमारा यूट्रस इस PPH को प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो फर्स्टली सबसे पहले आफ्टर या ड्यूरिंग द लेबर या डिलीवरी ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा फिगर ऑफ 8 मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट माने सिकुड़ेंगी, और जैसे ही ये सिकुड़ जाती है माने कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है तो यूट्राइन आर्टरी भी इनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, और जैसे ही यूट्राइन आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, मीन्स ब्लीडिंग रुक जाएगी। उसी को हम प्रिवेंट PPH या पोस्टपार्टम हेमरेज का रुक जाना कहते हैं। क्लियर? तो इसका बेनिफिट है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस। इसीलिए कहा जाता है इसे लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो मायोमेट्रियम है उसको हम एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी डेसिडुआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिडुआ। क्या कहते हैं इसे? डेसिडुआ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के समय पर ये डेसिडुआ प्रॉपर ब्लड सप्लाई फीटस को देती है। किसको देती है? फीटस को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ये देती है। साथ में जो डेसिडुआ है वो हार्मोनली कंट्रोल के द्वारा प्रिवेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, माने कॉन्ट्रैक्शन इसमें नहीं होती। चलिए उसके बाद में अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेयर, जो कि लास्ट लेयर है या इनर लेयर है यूट्रस की, उसे हम कहते हैं
एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम है वो एक इनर लेयर होती है, माने यूट्रस की इनर लेयर है। क्या है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। ये बनी हुई कैसे है? इट इज ए म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक, ये क्या होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और जो कि कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू। क्लियर? तुमने क्या देखा? एंडोमेट्रियम एक इनर लेयर है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर के ये बनी है। जो एंडोमेट्रियम है ये फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइड होती है। कैसे? अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन ये कितने में डिवाइड होती है? 2 लेयर में, जिसमें से एक होती है बेसल लेयर और एक होती है फंक्शनल लेयर। एक होती है बेसल लेयर, एक होती है फंक्शनल लेयर। इस बेसल लेयर को हम क्या कहते हैं? इस बेसल लेयर को हम स्ट्रेटम बेसिलस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रेटम बेसिलस। ऐसे ही फंक्शनल लेयर को भी हम स्ट्रेटम फंक्शनलिस के नाम से जानते हैं। क्लियर? अकॉर्डिंग टू फंक्शन ये दो लेयर में डिवाइड हुआ है। एक बेसल लेयर, इसको हम स्ट्रेटम बेसिलस भी कहते हैं, और फंक्शनल लेयर जिसे हम स्ट्रेटम फंक्शनलिस कहते हैं। तो ये बेसल लेयर बेसल क्यों है और फंक्शनल लेयर फंक्शनलिस क्यों है? इसके पीछे कारण है कि जो बेसल लेयर है वो कभी भी शेड ऑफ नहीं होती ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। माने मेंस्ट्रुएशन के समय पर, मासिक धर्म के समय पर ये बेसल लेयर कभी भी शेड ऑफ नहीं होती। इस बात को आप याद रखिएगा, ये कभी भी टूटती नहीं है, शेड ऑफ नहीं होती। लेकिन जो फंक्शनल लेयर है वो शेड ऑफ हो जाती है, माने टूट जाती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। माने मेंस्ट्रुएशन के समय पर शेड ऑफ हो जाती है, इट मींस टूट जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो बेसल लेयर है वही बाद में यानी फर्दर रीजनरेट होती है एज फंक्शनल लेयर। माने फंक्शनल लेयर की तरह ही ये बाद में रीजनरेट होती है। माने जो बेसल लेयर है उसी में ही रीजनरेशन की वजह से ये फंक्शनल लेयर बनी है। और ये फंक्शनल लेयर जो है ये फंक्शन के लिए, स्पेशल फंक्शन के लिए बनी है। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। और ये इम्प्लांटेशन किसका होता है? फीटस का या एम्ब्रियो का। किसका होता है? एम्ब्रियो का आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जब जायगोट बनता है और जायगोट के बाद में जब एम्ब्रियो बनता है तो वही एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है यूट्रस की इंटरनल लेयर या फंक्शनल लेयर में। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट लेयर है। तो उसके बाद में अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो यूट्रस है उसके कुछ फंक्शंस की, यानी यूट्रस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शन ऑफ यूट्रस। फंक्शन ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस का फंक्शन क्या है? सबसे पहला और सबसे मेन फंक्शन है इसका, इट गिव शेल्टर टू एम्ब्रियो। यानी क्या है? एम्ब्रियो या फीटस के लिए शेल्टर देता है। क्या देता है? शेल्टर। शेल्टर माने मैंने आपको पहले ही बताया था, रहने का स्थान। ठीक है? किसके लिए शेल्टर देता है? ये फीटस के लिए। ठीक है? उसके बाद में सेकंड इसका काम क्या है? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन it regenerate the functional layer। माने ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय पर ये क्या करता है? फंक्शनल लेयर को रीजनरेट कराता है जिससे इम्प्लांटेशन हो सके। और तीसरा
जो इसका काम है वो है एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन इट गिव साइट, माने इम्प्लांटेशन के समय पर एक स्थान, एक जगह देता है जिससे एम्ब्रियो इजीली, आसानी से इम्प्लांट हो सके। और लास्ट फंक्शन है इसका, इट प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू फीचर्स, माने फीचर्स को न्यूट्रिशन के साथ साथ जो जो चीज़ें आवश्यक होती हैं, जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं उसके जीवन के लिए, वो सभी चीज़ें यूट्रस प्रोवाइड करता है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट यूट्रस। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा इंटरनल फीमेल जेनिटल एरिया के ऑर्गन। हमने ये समझा कि इंटरनल फीमेल जेनिटल एरिया में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, और हमने आज सिर्फ पढ़ा है यूट्रस के बारे में। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब और ओवरी और जो फर्दर ऑर्गन्स हैं इंटरनल फीमेल जेनिटल एरिया के, उनके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।